बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुन्ना टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज जो ख़बर है वो मेरी नज़र में इतनी कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि जो तसादुम की कैफियत की मैं बात कर रहा था पिछले 2 दिन से, वो आज वहाँ पर नज़र आई है। जस्टिस जमाल मदोखेल साहब ने कहा कि मैं अपने कल के रिमार्क्स की वजाहत देना चाहता हूँ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ैसला 3-2 से नहीं, फ़ैसला तो 4-3 से है। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियत बेंच ने अस खुद नोटिस को मुस्तरद किया था, तो सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कैसे किया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के लिए मुशावरत कैसे की। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के मुताबिक इंतखाबात का हुक्म नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4 जजेस का फैसला है, ये जस्टिस जमाल मदोखेल साहब ने वहां पर बोला। अब इसका जवाब दिया जस्टिस मुनीब अख्तर ने। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी राय लिए बगैर 3 जजों के अक्सरियती फैसले पर अमल किया। अगर जमाल मदोखेल रिमार्क्स ना देते तो मैं ये बात ना करता। क्या अकलियत खुद साख्ता तौर पर यह दावा कर सकती है कि वो अक्सरियत में है? जिस पर जस्टिस जमाल मदोखेल ने कहा कि जो रिमार्क्स मैंने दिए हैं, मैंने सवाल किया है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे। अब ये बड़ी अजीब व गरीब सी सिचुएशन है कि 2 सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, जिसके फैसले के खिलाफ फिर कोई अपील नहीं है, उसके फैसले के खिलाफ फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ही अपील है। इस दुनिया में तो कम से कम कोई अपील नहीं है। किसी को सजाए मौत भी दे दिया उन्होंने तो फिर उसको फांसी लगनी है, उसकी जिंदगी खत्म होनी। तो सुप्रीम कोर्ट का वक़ार जो है, उसका जो तकद्दुस है, उसका जो मेयार है, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के ज़हनों में और उनके दिलों में बहुत आला सतह पे है। तो वहाँ पे 2 जज साहिबान की जो रिमार्क्स हैं आपस में, एक जज साहब कह रहे हैं फैसला 4-3 से है, दूसरे कह रहे हैं 3-2 से है, और उसके बाद फिर जो कह रहे हैं कि 4-3 से है, वो बॉल फेंक रहे हैं इन द कोर्ट ऑफ द लॉयर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनका नाम है सजील सवाती। कि आप बताएं ना, आप क्या समझते हैं कि फैसला 4-3 से है कि नहीं है? तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे सजील सवाती, उन्होंने कहा जी कि मैं अपने क्लाइंट से पूछ के बताऊंगा। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एक वकील की हैसियत से मुझे लगता है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट। उसके बाद फिर मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे, उन्होंने ये कह दिया कि जी हमारी तो अंडरस्टैंडिंग यही थी कि फैसला 3-2 से, इसीलिए हमने मुशावरत भी की, इसीलिए हमने डेट भी अनाउंस की, इसीलिए हमने शेड्यूल भी जारी किया था इलेक्शंस का। बहरहाल जब जस्टिस जमाल मदोखेल ने ये कहा तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि 5 जज अदालत में बैठे सुनकर फैसला करें, और इस पर फिर जस्टिस मुनीब ने कहा कि 5 जज अदालत में बैठे सुनकर फैसला करें, और 2 कहें कि हमारा फैसला अक्सरियती फैसला है, हमारे चेंबर्स में जो कुछ हुआ यहाँ वो ज़ेरे बहस नहीं आना चाहिए है, मगर अक़लियती फैसला अक्सरियती फैसले पर गालिब नहीं आ सकता। कानून वाज़ेह है कि अक़लियती फैसले की कोई अहमियत नहीं होती। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल खान का फैसला अक़लियती है, ये उन्होंने कह दिया। जी मेरे साथ जो एक तो ये है खबर, दूसरी खबर ये है कि कल जो बिल पेश किया था कौमी असम्बली में लॉ मिनिस्टर साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 184(3) अस खुद नोटिस लेने का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इख्तियार है उसको रेगुलेट करना है और इसको हमने बेहतर बनाना है। आज उसमें एक तरमीम इंट्रोड्यूस कराई गई है मोहसिन दावर साहब की तरफ से, और वो तरमीम के इंट्रोडक्शन और अप्रूवल के बाद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असम्बली में अब ये हो सकता है कि 184(3) में माजी में जितने भी फैसले आ चुके हैं उसमें जितने भी अग्रीव्ड पार्टीज़ हैं, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो जहांगीर खान तरीन साहब हैं, वो निहाल हाशमी साहब हैं, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, वो दानियाल अजीज़ साहब हैं, वो सब 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं इस कानून की रूह से। अब विल दिस पास द टेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी? एक अलग बहस है, इसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन कम से कम नेशनल असम्बली में आज ये बिल पास हो गया। मेरे साथ जो पैनल है उनका तारुफ मैं कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ रिपोर्टर हैं अदील सरफराज, आज सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे थे। अदील अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बताइएगा कि ये जो वहाँ पे सिचुएशन थी, ये तो कोई अच्छे मतलब के मामलात मुझे नहीं लग रहे कि वहाँ पे थे, माहौल कोई साजगार तो नहीं था। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जो माहौल है वो साजगार तो कतन नहीं है। बिलखसूस अगर हम बेंच की बात करें, 5 फाजिल जजेस हैं, जिनमें से 2 जजेस का भी आपने तज़किरा किया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुनीब अख्तर। इनके आपस में जो मुकालमे वहां पर हुए हैं, एक दफा नहीं बल्कि 2-3 मरतबा। और जैसा कि आपने उनके रिमार्क्स भी पढ़े, जब दोनों फाजिल जजेस की जानिब से
एक दूसरे पर ये जुमले बोले जा रहे थे, तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो कि बेंच को हेड कर रहे थे, चीफ जस्टिस, उनको इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को मुखातिब करते हुए कहा कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन जो कुछ हमारे चैम्बर्स में होता है उसको बराए मेहरबानी चैम्बर्स तक ही रहने दिया जाए और यहाँ पर आकर इस इशू को डिस्कस ना करें। जिसके बाद उन्होंने जो वकील साहब थे उनको मुखातिब किया और उनसे कहा कि आप प्लीज कंटिन्यू करें और जो दलाइल हैं अपने उनको दें। बहरहाल उसके बाद भी एक मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप हमें बताएं, जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, कि जो फैसला 2 रोज कबल जारी किया गया है, तफसीली फैसला जिसको जस्टिस जमाल अक्सरीती फैसला कह रहे हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल का, क्या अब वो फैसला आने के बाद आपकी राय मुख्तलिफ हुई है या अब भी वही राय है? तो उन्होंने उस पर कहा कि मैं अपने क्लाइंट से पूछकर बताऊंगा। बहरहाल हमारी नजर में तो फैसला वही था जिस पर 5 जजेस के दस्तखत थे, जो 5 जजेस ने दस्तखत किए थे 30 मार्च का जो फैसला था। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने बोला कि हमारी नजर में फैसला वही था जिस पे 5 जज साहिबान के दस्तखत थे 3-2 से, ये बोला उन्होंने। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सजीव सवाती ने ये बात ऑन रिकॉर्ड रोस्ट्रम पर खड़े होकर कही है। और उसके बाद मजीद जब काउंटर क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर मैं मुझे ये बताइएगा अदील कि ये जो आपस में बहस हुई है दोनों जज साहिबान की रिमार्क्स जो आए जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मुनीब अख्तर के, इसके बाद मामला वापस ट्रैक पर आया और फिर गुफ्तगू हुई बाकी जो असल इशू था उसके हवाले से, या फिर इसके बाद कोई खास बहस आगे चली नहीं? नहीं, इसके बाद काफी डिटेल्ड जो है वो समाअत हुई है। उसके बाद एक मुख्तसर वक्फा हुआ और वक्फे के बाद फिर जो आर्ग्यूमेंट्स है उनका दौर चला। लेकिन आज एक बात हुई है हैरान कुन तौर पर, क्योंकि कल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे, जो आपने अभी बताए भी हैं कि जो उनकी जानिब से हमने भी रिपोर्ट किए थे कि ये मामला अंदरूनी है, इसको हम जो है वो खुद सॉर्ट करेंगे, आप फोकस करें अपने इशू पर। आज उन्होंने उसकी वजाहत की और उसके बाद एक दफा तो वजाहत की जैसा कि आपने बताया, लेकिन बार बार वो ये बात, जैसा कि आप कह सकते हैं, सफाई देने की कोशिश करते रहे। हर बात वो ये कहते थे कि जो फैसला था वो 4-3 से था, 3-2 से नहीं। ये तकरीबन उन्होंने 4 या 5 दफा बताया। उसके बाद फिर आज जो बुनियादी तौर पर जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इलेक्शन कमीशन के वकील ने, ठीक है, वो ठीक है, वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा उस हवाले से। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ जो पैनल है उसमें अली मोहम्मद खान साहब है, रहनुमा तहरीक इंसाफ, यासीन आज़ाद साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सेनेटर आसिफ करमानी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। यासीन आज़ाद साहब, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू, ये जितनी भी रिपोर्टिंग आपने सुनी अभी हमारे सुनो टीवी के रिपोर्टर अदील सरफराज बता रहे थे, व्हाट इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द इंटायर एपिसोड दैट हैपेंड टुडे इन द सुप्रीम कोर्ट सर, एज अ लॉयर, एज अ सीनियर लॉयर, आप क्या सोच रहे हैं? सर आपका शुक्रिया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 45 साल अपनी प्रोफेशन में जो मौजूदा सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट की, ये इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। और ज़ाहिर है कि इदारे की डिग्निटी पे जब आंच आए तो बहैसियत वकील के उस प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक़ है, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम खुलकर बात करें। आपको याद होगा कि सबसे पहला आइनी बहरान जब पंजाब का हुआ, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने ये फ़ैसला दिया आर्टिकल 63A के तहत, जब हमजा और परवेज़ इलाही का इलेक्शन था जी, तो आपने ये कहा कि 25 जो वोट पड़े हैं वो काउंट नहीं होंगे जी। तो मैं उस वक्त भी हैरान परेशान था कि आइन के आर्टिकल 63A में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई आदमी फ्लोर क्रॉसिंग करके वोट किसी और को देता है तो वो डिस्क्वालीफाई तो होगा लेकिन वोट काउंट होता था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सूरत हाल ऐसी पैदा की कि उसके बाद जो पंजाब का बहरान है वो लगातार चला आ रहा है और आपके सामने है। अब इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की जो सूरत हाल है, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि इन तमाम मामलात को से मीट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि वो फुल कोर्ट तरतीब दें और इस जो डिस्प्यूट को इस वक्त आ रहा है 4 और 3 का और 3 और 2 का, पहले इस असूल को तय करें कि कौन सा जजमेंट वैलिड है और सर आपके ख्याल में 3-2 है 4-3 है? आपकी 45 साल की वकालत है, देखिए सर, मतलब कि ये फैसला करने के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की जरूरत है आपके ख्याल में?
सर मेरे नज़दीक इसलिए है कि पहले आपने 9 रुकनी बेंच बनाया जी सर। तो बेंच बनाने का इख्तियार ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास था। 2 जज साहिबान चले गए, बाद में 7 रुकनी बेंच बना। ठीक। साथ में याया अफरीदी साहब ने और जस्टिस अतर मनुल्लाह ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्होंने कहा कि हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस की सवाबदीद पे छोड़ते हैं ठीक। कि वो हमें बेंच के अंदर शामिल करते हैं या नहीं है। ठीक। मेरे नज़दीक वो एक किस्म के बेंच का हिस्सा थे। ठीक। आपने उन दोनों को शामिल नहीं किया चूँकि लिस्ट बन चुकी थी। एक फैसला आया था ना सर, प्रोसीड होगा 23/2 का एक फैसला आया था जिसमें 7 जज साहिबान ने मामला रेफर किया था टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, खुद रेफर किया था। उसके बाद फिर ये वाला बेंच बना था। तो जो असल बेंच जिसने फैसला सुनाया वो तो 5 रुकनी था ना सर। 5 रुकनी हो गया, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो डिटेल जजमेंट आया कल जी, जो 2 जज मंसूर अली शाह साहब ने दिया और जमाल मंदखेल साहब ने जी, उस जजमेंट के अंदर उन्होंने क्या, और शॉर्ट ऑर्डर में भी उन्होंने ये बात कही थी कि जो जस्टिस अतर मनुल्लाह का फैसला है और जैसे याया अफरीदी का है वो इस जजमेंट का एक हिस्सा है। वो क्या वो ये कह सकते तो हैं? अब ये जो झगड़ा, क्या वो ये कह सकते हैं? नहीं कह तो नहीं सकते, लेकिन देखें उनके नज़दीक चूँकि आपने आर्डर में एक चीज़ लिख दी 184(3) में जब आप कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह आपने अपनी इब्तदाई मैं कहा कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये क्यों हो रही है। इस सिचुएशन को मीट करने के लिए मैं फुल कोर्ट की तरफ आप समझते हैं कि फुल कोर्ट बन जाए तो बेहतर है कि मामला सेटल हो जाए। बिल्कुल ठीक, ठीक है। मैं सर आपकी तरफ याद होगा, सिर्फ एक बात कर जी फरमाइए। नहीं, एक बात करके मैं नोट करता हूँ। जी जी। आपको याद होगा कि जब पंजाब वाला मामला आया तो उस वक्त हम 6-7 साबिक सदूर गए, हम सुप्रीम कोर्ट सामने पेश हुए, तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि आइन के आर्टिकल 63 के तहत जो आप फैसला करने जा रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये फुल कोर्ट में ले जाएं। लेकिन उस वक्त भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस या जो 3 रुकनी बेंच थी उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। उसके बाद मैंने ये देखा कि मसलसल सुप्रीम कोर्ट में इस तरह लगता है कि जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर ग्रुपिंग है, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सुप्रीम कोर्ट की ग्रुपिंग इस वक्त मेरी समझ से बाहर है। ये वैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट, बाकी बात बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ यासीन आज़ाद साहब। अली मोहम्मद खान साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, नवाज शरीफ साहब से आज एक सवाल हुआ है वहाँ पे लंदन में, ये जो अमेंडमेंट अप्रूव हुई है जिसमें कहा गया जितने भी केसेस थे 184(3) के तहत उनके खिलाफ 30 दिन के अंदर तमाम एग्रीव्ड पर्सन जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। तो उन्होंने उस सवाल के जवाब में क्या रद्द अमल दिया है, ये जरा आपको सुनवाता हूँ। पहले सुन। पार्लियामेंट में जो आज इस्लाहात होने जा रही हैं, इस तरह किस तरह देख रहे हैं आप? ये सब जो बिल मंजूर हो रहा है उसको किस तरह देख रहे हैं? कैसे आप देख रहे हैं? ये तो बड़े मुस्कुरा रहे थे अली मोहम्मद खान साहब, इनको आप किस तरह देख रहे हैं? जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं वो मुस्कुरा रहे थे, खिलखिला रहे थे, लहलहा रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हम सब के लिए बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत वकील, मेरे लिए एज अ पॉलिटिकल वर्कर भी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं बेसिकली तो अब एक सियासी कारकुन के तौर पे हूँ और पाकिस्तान में अपना जो भी किरदार मेरा है, मेरे लिए कोई खुशी का या काबिल इत्मीनान कोई लम्हा ये नहीं है। एक तरफ मैं नजर डालूं 75 साल मेरे मुल्क की तारीख, कि 75 साल पहले शायद मेरी माँ और मेरी बहनों को आटे के लिए लाइन में खड़े होके पुलिस के ठुड्डे नहीं खाने पड़ते थे और वहां उनको जाने देनी पड़ती थी। 75 साल बाद हमारी ये हालत है। किसकी वजह से हुआ इस बहस में मैं नहीं जाता, जिसकी वजह से हुआ उस पर आप खुद अपने अक्ल के घोड़े हमारे नाजरीन दौड़ाएं। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि इतनी पोलराइजेशन के हक बात पे, वो जो मेरा एक शेर मेरा क्या था, फैज साहब का था कि होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जी जी जी, तो आपने अपनी तारीखी तकरीर में ये बोला था। मैंने क्या बोला तो अल्लाह ने करा दी थी। बहरहाल बैरिस्टर साहब, एक तो ये है कि चाहे जितना भी अच्छा रिफॉर्म करना चाहते हैं, जितना भी आप अच्छा अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं, मतलब मैं खुद इस बात पे बिलीव करता हूं कि अगर कोई एक फोरम आपके पास है तो, और वो आपके पास फैसला करता है फर्स्ट फोरम, और उसके बाद आपके पास अपील का राइट नहीं है, तो दैट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस।
लेकिन ये सारी चीजें से कतई नजर, क्या ये वक्त है इन अमेंडमेंट्स का कि जब इतनी इंपॉर्टेंट सो मोटो नोटिस चल रही है और उस पे इस वक्त मुल्क के आगे की तकदीर का फैसला होना है, और रात को तरावी के वक्त सारे बैठ के, और किसी काम के लिए नहीं बैठते, इस काम के लिए बैठ के आपने ये अमेंडमेंट्स लाने की एक ऐसे तरीके से कि रात को बैठे, सुबह मीटिंग हुई स्टैंडिंग कमेटी की, फिर दोबारा बैठे, पास किया, लॉ पास किया। क्या जल्दी है आपको? क्या मैलिस है? क्या बदनीयती है? एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम लीग नून ने तारीख से कोई सबक सीखा? आज मेरी से उम्र में भी बड़ी है भी खातून, तो मैं तो हमेशा एहतराम से ही नाम लेता हूं। मरियम बीबी ने आज स्पीच की है, उनके जज्बात अपनी जगह। एक बेटी को अपने बाप से मोहब्बत होती है, उसके लिए जाहिर है वो उनका उस पर हमें कमेंट का हक नहीं है, लेकिन क्या वो इस पे कमेंट करेंगी? मैं तो स्टूडेंट था, जाहिर है वो भी उस वक्त कॉलेज लाइफ में 1997 में जब उनके वालिद मोहतरम के दौर में सुप्रीम कोर्ट पे एक अटैक हुआ था और उनके कारकुनों को भेजा गया था, तो दूसरों को अपने गिरबान में झांकने का दर्स देने वाले क्या इस बात पे झांकेंगे कि उसके एग्जैक्ट 3 डेकेड्स के बाद कमोबेश आज फिर वही कुछ हो रहा है? फर्क यह है कि इस बार आईन को बनाने वाली जमात या उसका दावा करने वाली जमात पीपल्स पार्टी को भी साथ मिला लिया और एक ऐसा अमल करने जा रहे हैं। देखें, ये आप एक अच्छे माहौल में भी कर सकते थे, इसके लिए आप एक अच्छा टाइम भी चूज कर सकते थे, मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन को भी साथ लेके जा सकते थे। कौन है जो ये कहेगा कि सो मोटो को गलत यूज नहीं होना चाहिए? हम सब कहते हैं कि राइट ऑफ अपील वगैरह, लेकिन आप जब रेट्रोस्पेक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, आपके सामने आर्टिकल 12 एक दीवार की तरह खड़ा हो रहा है। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता कि क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शंस को आप पर्सन स्पेसिफिक खोलें। आप एक पॉलिटिकल जमात या एक हुकूमत इलेक्शन से बचने के लिए, साफ साफ बात कर रहा हूं, इलेक्शन से बचने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के और आईन के कंधे पे बंदूक रख के अपने ही आईन पे एक फाइल करना चाहते हैं। और दूसरा, पर्सन स्पेसिफिक के कुछ चंद शख्सियात जिनको माजी में गलत या सही वायर हुए, अब उनके लिए फिर कब ये पार्लियामान आम आदमी के लिए कब यूज होगा? जहां तक इस बहस का ताल्लुक है कि 4-3 का है या 3-4 का, मैं आज वहां मौजूद था, मेरे सामने ही मंदोखेल साहब मोहतरम सीनियर जज हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये गुफ्तगू हुई, लेकिन 2 नुकात उसी प्रोसीडिंग में फिर वो शरीक भी रहे और उन्होंने इलेक्शन के हवाले से उन्होंने भी कुछ सख्त सवालात इलेक्शन कमीशन पे किए और उन्होंने भी उस प्रोसीडिंग को आगे लेके गए। और आज जो मुझे माहौल लगा है इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि अब माजी में जाने की बजाय अब आगे सिस्टम जो है वो चलना चाहिए। और उन्होंने पूछा भी है कि आपको कितना टाइम चाहिए। मेरा अंदाजा है, मेरी मालूमात नहीं है, मेरा अंदाजा है कि मे भी कुछ टाइम बढ़ा के हो सकता है फैसला हो जाए कि आपने इलेक्शन कराना है। दूसरा नुक्ता यह है, जो ये बात हो रही है 3-4 है या 4-3, ये तो बड़ी बचकाना सी बातें हो रही हैं। वो जो 9 ऑनरेबल जजेस का पैनल था, उसके बाद जब 2 ऑनरेबल जज साहबान ने रिक्यूज किया और 2 फिर बाद में नहीं बैठे, 5 का रह गया, उसके बाद वो बेंच नहीं बैठा बैरिस्टर साहब। बट द प्रॉब्लम इज अली मोहम्मद खान साहब, कॉन्स्टिट्यूट हुआ, अली मोहम्मद खान साहब और जजेस बैठे, जिसको आप बचकाना बातें कह रहे हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफात पर मुश्तमिल एक फैसला है जिसमें उन्होंने बड़ा डिटेल में आर्ग्यू करके कहा है कि ये 4-3 का फैसला है। ही इज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये इस वक्त जो मीडिया में डिबेट हो रही है, मैं उसकी तरफ बात कर रहा हूं कि हर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन के उस पर कमेंट कर रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ये बात सही है। वैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट देख रहा था, अली मोहम्मद खान साहब, थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्वीट देखा एक मीडिया पर्सन का, उसमें उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर इस्तीफा दे दें और फलाने जज साहब केसेस को सुने। मैंने कहा भाई ये कौन साहब है? मैंने कहा सुन तो लेना सर, मैंने कहा भाई ये कौन साहब हैं जिन्होंने खुद बेंच तश्कील भी दे दी है और चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुद्दा, ये कौन से जज साहब हैं? वो हैं वैसे मीडिया पर्सन। तो मैं हैरान हो रहा था कि वाकई में आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त हर बंदा जज भी बना हुआ है, वकील भी बना हुआ है। और मैं इस पे बस आखिरी 2 बातें करके कि जो रिकॉन्स्टिट्यूट बेंच हुआ तो 5 जज जब बैठे तो वही 5 अब कंसिडर होंगे। और उस बाद उन्होंने उस पर बकलम खुद, हम कहते थे ना कि फलाना बकलम खुद, उन्होंने दस्तखत किए। तो 5 जजेस का फैसला था जिसमें 3 एक साइड पे थे। ठीक हो गया सर, चले ये आपका मौकिफ है, ये आपका मौकिफ है। लेकिन मैं इमरान खान साहब ने क्या बोला है, ये जो अमेंडमेंट्स हो रही है नेशनल असेंबली में, इस हवाले से जरा सुन लें खान साहब ने क्या।
ये लोग कभी भी अदलिया को आज़ाद और मजबूत नहीं देखना चाहते थे। जिस शहबाज शरीफ ने आज ये जल्दी जल्दी में फैसला किया और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया है। और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते हैं। अच्छा जी, ये इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। और मरीम नवाज साहिबा ने आज जो तकरीर की है उसमें उन्होंने बड़ी शोला बयानी से कुछ बड़ी सख्त बातें भी की हैं। उन्होंने जस्टिस साकिब निसार का जिक्र किया और मौजूदा चीफ जस्टिस से कहा कि गौर से देखें। और गौर से क्या देखें, ये ज़रा सुन लें क्या कह रही मरीम नवाज साहिब। मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूँ, जिस दिन नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस की जजमेंट आनी थी, उस दिन साकिब निसार के बच्चे और आसिफ सईद खोसा के बच्चे ऊपर गैलरीज में मौजूद थे और खुशियां मना रहे थे कि नवाज शरीफ नाअहल होने वाला है। मैं ये इमरान के सहूलतकारों को ये पैगाम देना चाहती हूँ, ये पाकिस्तान की अदलिया है, आपका जॉयलैंड नहीं है जहां आप बेगमात और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए फैसले करते हो। चीफ जस्टिस ने फरमाया कि मुल्क में आटे के लिए कतारें लगी हैं। चीफ जस्टिस जरा गौर से देखें, कतारें लगी हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा लंबी कतारें इंसाफ लेने वालों की लगी हुई हैं। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि लैपटॉप्स के लिए 20 अरब हैं, इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब, हम आपके खिदमत में अर्ज करते हैं कि इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब हैं, लेकिन एक इलेक्शन को 3 बार कराने के लिए 60 अरब नहीं है। यासीन आज़ाद साहब, ये मरीम नवाज साहिबा की आज की तकरीर है, उन्होंने की है बड़ा शोला बयानी से। उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कुछ सवाल उनसे पूछे हैं। ये जो कल्चर है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस डायरेक्टली मौजूदा चीफ जस्टिस से सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देखें जी इंसाफ के लिए कितनी लाइनें लगी हुई। देखें सर, पिछले 3.5 साल दौर की हुकूमत की तकरीरें देख लें और आज की जो तकरीर में ये कहता हूँ कि ये जो सूरत हाल पैदा की है किसने की है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर के पॉलिटिकल लीडरों की ये कमज़ोरी है कि उन्होंने जब पब्लिक में जाना है तो एक बयानिया बना के चलना है, ये उनका हक है। ठीक है सर, मैं उसको क्रिटिसाइज़ करने की पोजीशन में नहीं हूँ। ओके, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सिचुएशन आई क्यों। इस सिचुएशन को मीट करने के लिए, जिस तरह अभी अली मोहम्मद साहब कह रहे थे, अली मोहम्मद साहब आज ये कहते हैं कि हमारी जमात बहुत पॉपुलर है, तो मैं उनसे ये सवाल करने में अगबजानुम हूँ कि 2018 में भी क्या आपकी जमात पॉपुलर थी जब आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए? और उस वक्त कौन सी पॉपुलर जमात थी जिसको हुकूमत से करने से महरूम कर दिया गया? तो ये जो मजमे जमा करना, लंबे लंबे जलसे उसके ऊपर तो एक जुडिशल कमीशन भी बना था ना सर? नहीं सॉरी, वो तो 2013 में बना था, मैं भूल गया। कमीशन भी बना, सारा कुछ हुआ है, बिल्कुल। तो मैं हैरान इसलिए होता हूँ कि जब आम कोई बहस करते हैं या किसी डिबेट में आते हैं लीगल वे में, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि जो लीगल पोजीशन है उसको हम ज़्यादा डिस्कस करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पॉलिटिकल मामलात में अपने आप को ले जाते हैं, जिसके हक़ में मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर देखें, पाकिस्तान बार कौंसिल हमारी अपेक्स बॉडी है, हमारा शुरू से ये मुतालबा था कि आइन के आर्टिकल 184(3) में अमेंडमेंट की जाए जी। ये अमेंडमेंट पिछली 3.5 साल हुकूमत में भी हो सकती थी, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आपके ख्याल में टाइमिंग दुरुस्त है? में इस वक्त जो हो रही है टाइमिंग दुरुस्त है आपके? टाइमिंग देखें सर, टाइमिंग कानून साजी के लिए अगर पार्लियामेंट, चूँकि 2 जज साहिबान ने जो अपना डिटेल जजमेंट दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि ये मामला पार्लियामेंट टेकअप करे, तो उन 2 जज साहिबान का जो जजमेंट को जो 27 पेजेस का उसको सामने रख के उन्होंने इस मामले को टेकअप किया है। तो मेरे नज़दीक टाइमिंग का नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा देराना मुतालबा था वकला बरादरी का, जो हमारी अपेक्स बॉडी थी, हमारा ये कहना था कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो आप कार्रवाई करते हैं और जब कोई उसको आदमी को उस हक़ से महरूम किया जाता है और आप फेयर ट्रायल को मौका नहीं देते, दूसरी तरफ आइन का आर्टिकल 10A है जो फेयर ट्रायल का डिमांड करता है। मैं इत्तेफाक तो उसके बाद जिस तरह आपने शुरू में खुद कहा था कि वो एग्रीड पार्टी फिर अल्लाह मियाँ की अदालत में जाएगी, बाकी तो कहीं नहीं जा सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज पार्लियामेंट ने फैसला किया और जो कानून साजी की, पार्लियामेंट मजाज है कानून साजी करने का, उन्होंने किया
और मेरे ख्याल ठीक हो गया सर, एक ब्रेक लेनी है मुझे, लेकिन ब्रेक से वापस आऊंगा तो ये सवाल उठाऊंगा, पूछूंगा अली मोहम्मद खान साहब से भी पूछूंगा। जो आप कह रहे हैं कि 184(3) में जो जुडिशल एक्टिविज्म हुआ, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब ताहयात ना अहल भी हुए विदाउट अ राइट ऑफ अपील, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज नो ट्रायल कोर्ट जहां पे केस चला और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया था, उसके हवाले से अब जो अमेंडमेंट आई है जिसमें कहा गया है कि माजी के जितनी भी एग्रीव्ड पार्टीज वो 30 दिन के अंदर 184(3) में जो उनके खिलाफ फैसले हैं वो अपील कर सकते हैं, जिसको सर्टनली मियां नवाज शरीफ साहब एक्सरसाइज करेंगे या उसको उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपके ख्याल में ये दुरुस्त है या नहीं? ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू सवालनामा। एक तो सवाल जो मैं छोड़ के गया था उसकी तरफ आएंगे, लेकिन मैं पहले सुनवा दूं आपको कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज क्या बात की। हमारा जमहूरी अदम एतमाद के जवाब में जो स्पीकर था उस वक्त था, जो वजीर आजम था उस वक्त था, जो इस वक्त तक सदर पाकिस्तान है, उन्होंने आईन तरवाया। उसका जवाब में हमने क्या किया? वजीर आजम साहब आपने क्या किया? 1 साल हम हुकूमत में रहे हैं, आईन तोड़ने वाले हमारा ऑपोजिशन है और हम हाथ पे हाथ बैठे हैं कि ये तो सियासी विक्टिमाइजेशन हो जाएगा। वजीर आजम साहब, अगर आईन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए, अगर तो कानून तोड़वाया गया तो केस फाइल करो। हम भी ये चाहते हैं कि शराफत से सियासत किया जाए, मगर ऐसे नहीं हो सकता कि आईन तोड़ा जाए। एक तो अपोजिशन के हवाले से वो ये कह रहे थे, इमरान खान के हवाले से कि आइन तोड़ा और केस फाइल करना चाहिए, ये वजीर आजम को कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी गुफ्तगू की, उसमें क्या कहा ये भी सुन लें। 2018 के इलेक्शंस में हमारा जुडिशरी का कोई मुतनाज़ा किरदार था तो वो चीफ जस्टिस साकिब निसार की क़ियादत में हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आईन तोड़वाया। ये कभी कहीं होता है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास कहां पावर है कि वो डैम फंड बना दे? कौन सा आईन, कौन सा कानून के मुताबिक कि वो पूरा मुल्क में सियासी कैंपेन करे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहरून मुल्क के दौरे पे जाए और पैसा जमा हो, अपनी मर्जी की आईन, अपनी मर्जी की मुल्क। किसी ने पंजाब हुकूमत का तख्ता ऑपोजिशन को दिलवाना है तो वो आईन को अपने फैसले में तोड़ते हैं, अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं। तो ये उन्होंने साकिब निसार से कुछ गिले थे। अली मोहम्मद खान साहब वो कहते हैं जी कि आइन तोड़ा गया है, आप लोगों की तरफ से तोड़ा गया और इस पर भी केस होना चाहिए। नहीं, अगर उनको लगता है कि आइन तोड़ा है और केस कर, तो कौन उनको रोक रहा है? जहां साबिक वजीर आजम पे 130 140 पर्चे काटे हैं, एक पर्चा और सही, बल्कि मैं तो रेकमेंड करूंगा एक पर्चा और भी इमरान खान साहब पे काटें आप, क्योंकि जहां जिले शाह शहीद का पर्चा उसी के अपने लीडर पे काटा, एक पर्चा और काटें। और ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब शायद बड़े शौक से इसको कटवाएं, और वो ये है कि जो इमरान खान साहब पे जानी हमला हुआ तो जो पर्चा वो कटवाना चाह रहे थे वो तो आपने नहीं काटा, लेकिन एक काम करें, इमरान खान पे हमले का पर्चा उन्हीं पे काटें, FIR इमरान खान साहब पे काटें कि उन्होंने अपने आप पे हमला करवाया, क्योंकि वो जिले शाह का भी आपने उन्हीं पे पर्चा जो है वो कटवाया है। तो अगर आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 तो बसद शौक, लेकिन एक साथ में एक और चीज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिस पे बार बार सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिखे जा चुके हैं। ये जो साइफर का मामला है, इसको भी अब जो है बीच चौराहे ये हंडिया फूटनी चाहिए कि ये क्या हुआ था, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो इमरान खान के नीचे थी उसने तो कहा ही था, लेकिन जो मियां शहबाज शरीफ के नीचे थी उसने भी उसकी तौसीक की कि हाँ ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। तो वो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस जब अमेरिकन ने की और बैरूनी मुदाखलत की, जिस पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, जिसमें साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अब नहीं है सर्विस में वो, और DGISI जो अभी भी सर्विंग है वो भी मौजूद थे, सेक्रेटरी डिफेंस भी थे और सेक्रेटरी लॉ भी थे, सेक्रेटरी इंटीरियर भी थे, सब मौजूद थे। और उन्होंने डिमार्श की बात जब की कमेटी ने, सब ने उसको एग्री किया। जब आप एक सुपर पावर को डिमार्श करते हैं स्ट्रॉन्ग टर्म्स में कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, तो उसकी भी फिर बिलावल साहब इन्वेस्टिगेशन करें। और ये कहते हैं कि बड़ा जमहूरी उन्होंने वो अदम एतमाद किया था, तो बिलावल साहब आप सिंध हाउस में हमारे उन बागी MNAs को गाय का दूध पिला रहे थे, या आप उनको रात को जो है चाय नहीं करा रहे थे? क्या करा रहे थे जो आपने सिंध हाउस में एक मेला लगवाया था जिसमें हमारे मेंबरान बड़े
रेड किस्म के शर्ट्स और बड़े मशरूबात पी के वहां बैठे हुए थे और वहां बड़ा एंजॉय कर रहे थे और मुस्कुरा के अपना और अपने आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल उसका मुंह चढ़ा रहे थे। मैं उनसे पूछता हूं जो आज असेंबली में बैठ के अपने ही फॉर्मर लीडर इमरान खान के खिलाफ बातें करते हैं, खासकर जो कुछ खवातीन मेंबरान जिस तरह की गुफ्तगू करती हैं, जो हमारे रेनिगेड्स हैं, जो हमसे बागी हैं, अगर आप में कोई अखलाकी जुर्रत है, रमजान का महीना है, रमजान का महीना है, मैं आपको जरा सुना देता हूं कि इमरान खान के हवाले वापस करें। अगर आप में कोई अखलाकी जुर्रत है, वापस करें वो सीटें अपनी जिसके दम से आप जीते थे, फिर जीत के आए और फिर जो इमरान खान के खिलाफ आपने करना है वो करें। बाकी बिलावल साहब हम पे केस करना चाहते हैं, हम हाजिर हैं जी। ठीक है, मैं जरा सुनवा दूं अली मोहम्मद खान साहब, मैं जरा सुनवा दूं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी आइन तोड़ा, एक और केस होना चाहिए इमरान खान पे। दूसरा, मरियम नवाज ने भी इमरान खान के हवाले से जलसे में गुफ्तगू की है, वो भी बड़ी धमाका खेज है, वो भी जरा सुन ले। गीदड़ को पिछले 6-7 साल से लीडर का मास्क पहनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सहूलतकार जब गए उसके बाद से जब मास्क उतरा तो बीच में से क्या निकला? घड़ी चोर। सर तोड़ कोशिशें हुई पिछले 6-7 साल के गधे के ऊपर लकीरें डाल के उसको ज़ेब्रा बनाया जाए, मगर गधा तो गधा होता है, ज़ेब्रा कभी नहीं बन सकता। और अब वो गधा रियासत को दौलतियां मार रहा है, जो ये कहता था कि कानून सबके लिए बराबर है, वो आज कानून का सबसे बड़ा मफरूर है। पहले कई महीने चारपाई के नीचे से नहीं निकला, बाथरूम के अंदर से नहीं निकला, और जब निकलता है वो जंगलानुमा गाड़ी बना रही उसमें जाके बैठ जाता है। जब गाड़ी से निकलता है तो वो काला डब्बा अपने सर पर रख लेता है, वो काला सा घूंघट निकाल के दुल्हन बन जाता है। आपने तो अली मोहम्मद खान साहब कहा था कि मैं बड़ी इज्जत से उनको मुखातिब करूंगा, और लेकिन उन्होंने काफ़ी बातें कह दी वैसे आपके लीडर को। इफ़ यू वांट टू रिस्पॉन्ड आप कर दें, फिर मैंने यासीन आज़ाद साहब की तरफ जाना। देखिए, मैं ये कहूँगा, ये जिस तरह की गुफ्तगू मरीम नवाज की आपने हमें सुनाई है, तो जो कोई मुल्क में बड़े लेवल की लीडरशिप करना चाहे वो स्टेज पे जाके अपने मुखालिफिन को न गालियां देते हैं और न सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तड़ियां और इस तरह की धमकियां देते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह की जबान इस्तेमाल करके और इस तरह की गालियां ही मैं कहूँगा जो उन्होंने अपने सियासी मुखालिफ को दी हैं, इससे उनका कद जो है ना ऊंचा हुआ है, ना इमरान खान साहब का कद कम हुआ है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। हाँ, अगर आपने देखना है कि अल्लाह और उसका जो है हुक्म किसके साथ है या कौम किसके साथ है, तो मैं सिर्फ मरियम बीबी को यही कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह की बात करूंगा कि हम नहीं हमारे जनाजे बताएंगे कि कौन हक पे है। तो इस वक्त तो जनाजों की बात नहीं है, सियासत है। तो हम नहीं पाकिस्तान के अवाम बताएंगे कि अवाम जिसके साथ है तो नकारे ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो। आप गालियां दे दें इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की अवाम है। और जो आज देते हैं, आज जो गालियां देते हैं, आज असद उमर साहब ने कुछ अंडरटेकिंग की भी बात की है। आज असद उमर साहब ने कोई अंडरटेकिंग की भी बात की है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के हवाले से कि हम अंडरटेकिंग तक देने के, कोई ऐसी भी बात, यानी कि अब आप लोग अंडरटेकिंग देने तक आ गए। मेरे ख्याल में कुछ प्रेशर अब महसूस कर रहे हैं आप, 100 से ऊपर FIR जो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो एक बात हुई, शायद उसका आप हवाला देना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि इस वक्त सियासी जो मुखालिफिन हैं उनके दरमियान बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा मामलात को, लेकिन शहबाज साहब कहते हैं पहले कौम से माफी मांगे इमरान खान, उसके बाद बैठेंगे, और तब तक नहीं बैठेंगे। ये शहबाज साहब कहते हैं। उन्होंने ये बात की कि मामलात को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई ना कोई आप एक अंडरटेकिंग या कोई जिम्मेदारी ले सकते हैं कि आप मामलात को सुलझाने के लिए आगे बैठेंगे या आप उसमें किरदार अदा करेंगे। तो अली जफर साहब हमारे वकील वहां मौजूद थे और उन्होंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि बिल्कुल पाकिस्तान तरीके साफ और उसकी लीडरशिप पाकिस्तान के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी, पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करने के लिए। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, उन्होंने जो लेकिन क्या हो सकता है पॉलिटिकल टेम्परेचर कम इन हालात में जब मरियम नवाज साहिबा ये गुफ्तगू कर रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि एक और FIR आइन तोड़ने की इमरान खान के खिलाफ होनी चाहिए, पर्चे तो वैसे ही हो रहे हैं। देखिए
मरीम साहिबा से ज्यादा इसमें मेरे ख्याल में मैटर जो है वो शहबाज साहब करेंगे, जो वजीर आजम है इस वक्त। तो उन्होंने कहा मरीम ना सर, साहिबा मैंने ने आपको अभी तो बोला मैंने आपको कि शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट ये था कि हम नहीं बैठेंगे इमरान खान के साथ जब तक वो कौम से माफी ना मांगे, क्योंकि एक तरफ अदलिया को देखें इसका जी देखें, कौम से तो माफी वो मांगे जिन्होंने पाकिस्तान को आज इस हालत तक पहुंचाया है। इमरान खान साहब ने तो पाकिस्तान का वकार जो है वो बुलंद किया है, और आपने देखा कि पिछले साल इन दिनों में पूरा आलम इस्लाम यहाँ पे इकट्ठा था और OIC कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और इस वक्त पूरा पाकिस्तान आटे की लाइन में खड़ा है। ये फर्क है। चलें एक ब्रेक ले लेता हूं मैं। यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ आना है, और सवाल वही है कि 184(3) की अपील जो कहा गया है अमेंडमेंट में कि जितने भी पुराने केसेस हैं वो तमाम लोग अपील फाइल कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। एक वकील की हैसियत से आपको लगता है कि ये ठीक है कानून साजी? ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू सवालनामा। यासीन आज़ाद साहब, जो सवाल में छोड़ के गया था 184(3) अपील, तमाम केसेस जो आज तक हो चुके हैं 30 दिन के अंदर एग्रीव्ड पार्टीज अपील फाइल कर सकते हैं, दुरुस्त है लेजिस्लेशन? देखें, सबसे पहली बात यह है कि पार्लियामेंट ने जो फैसला किया मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया, और ये फैसला बहुत पहले कानून साजी हो जानी चाहिए थी। और ज़ाहिर है कि उन्होंने जो ये कहा कि वो लोग जो एग्रीव्ड हैं वो अपील फ़ाइल कर सकते हैं, उनको एक मौका देना इसलिए मेरे नज़दीक ज़रूरी था कि आपने जो सूरत हाल क्रिएट की और उन लोगों के साथ जो कुछ हुआ या जिस अंदाज में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उसके बाद अगर आप उनको ये मौका नहीं देते तो जिस तरह पॉलिटिकल लीडर इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की बात कर रहे हैं तो वो बात करने का मौका शायद उनको नहीं मिलता। अब आपको याद होगा कि इस वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बात भी देखी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इवन रिटायर जजेस को भी अब चीफ जस्टिस साहिबान को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो मेरे नज़दीक जब नवाज शरीफ को अपने अकामा के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया, जहांगीर तरीन को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया, उनके पास सिवाय रिव्यू के कोई रास्ता नहीं था। और जो जजमेंट वक्तन फ़क्तन आप देते हैं, जब कोई रिव्यू पिटीशन भी फाइल करता है तो आप उनको वापस डिसाइड नहीं करते। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, जिस तरह 63 वाला है या ये है, तो मैं ये समझता हूँ कि इनके आर्टिकल 184(3) के तहत जो अपील राइट ऑफ अपील एक सजेशन है यासीन आज़ाद साहब, मेरे पास एक सजेशन है। जी सजेशन ये है कि देखिए, मकसद तो ये है ना कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो ताहियात नाअहली का फ़ैसला पनामा केस में आया था, जिस पे मैं उस टाइम पर बड़ी तनकीद कर चुका हुआ हूँ खालिसतन कानूनी बुनियादों पे कि ये राइट टू अ फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ है, राइट टू अ फेयर अपील के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल 184(3) में आपने पूरा एक फ़ैसला कर दिया है बग़ैर किसी ट्रायल के, विदाउट एनी रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, और वो बंदा ताहियात आपने नाअहल के। मकसद बुनियादी तौर पे वो है। तो क्यों ना सिर्फ एक बिल ले आया जाए पार्लियामेंट में जिससे नवाज शरीफ साहब का या 2-4 और फैसले जो इम्पोर्टेंट है उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए बाय वे ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेशन से। क्योंकि सर मकसद तो यही है ना सर। अब ये इस हुकूमत को ये तो नहीं पड़ी कि वो बशीर नज़ीर के केस में 184(3) में कोई फैसला हुआ था तो उसको भी राइट ऑफ अपील मिल जाए कि 30 दिन में वो, एंड दिस विल ओपन द फ्लड गेट्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं चंद सियासी केसों की सर आपसे बात करूं तो नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब ये अपनी जगह पे हैं कि वो उनको ताहियात नाअहल किया, पार्टी सदारत से नाअहल किया, उनको निकाला, वो सारे केसेस तो हो सकते हैं। उसके अलावा कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसके खिलाफ अपील हो सकती है। मुनरिफ अरकान का जो वोट्स का केस था जिसकी अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसके खिलाफ अपील हो सकती है। हमजा शहबाज अपनी हुकूमत के खात्मे के खिलाफ भी अपील दायर कर सकेंगे। जाली डिग्रियों वाले जिनको नाअहल किया गया था 184(3) में, वो सारे अपील, दिस विल ओपन द फ्लड गेट्स। यासीन आज़ाद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी सर। जो बात आपने कही है सर, उसका जवाब यही है कि चूँकि डायरेक्ट अटैक हो रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद फुल कोर्ट बनाए और ये अपने तमाम जजमेंट जो उनके हैं उनको रिविज़िट करे
और रिविजिट करके जहाँ जहाँ उनसे गलती हुई है उसका गलती का इजाला करे। लेकिन सर उसमें ताकि टेक्निकल इदारे की प्रॉब्लम है साख अपनी ना जगह सर। सर उसमें टेक्निकल किस कानून के तहत वो रिव्यू किस कानून के तहत आप करेंगे उसको? सर आप 184 में 100 मोटो एक्शन तो लेते हैं, लेकिन जितने जजमेंट हैं उन जजमेंट में 100 मोटो लेकर आप उन ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते। किसने रोका है आपको? 100 मोटो में 100 मोटो जब आपके मतलब कितनी तमाम तो वो ले लें, तमाम केसेस को एक कर लें। सर मेरे नज़दीक जो आर्टिकल 63A वाला जो केस है जो पंजाब में आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये चाहता नहीं ना सर। सुप्रीम कोर्ट तो ये करना नहीं चाहता जी। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट तो ये करना नहीं चाहता ना सर। ये तो पॉलिटिशियंस करना चाहते हैं, इस वजह से तो वो कानून बना रहे हैं इसके ऊपर। तो देखें ना सर, पॉलिटिशियन ने कानून कब बनाया? जब ये देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लीगल रिक्वायरमेंट हैं वो लोगों को नहीं मिल रही, तब वो आए। सपोज अगर आप हमारे जजमेंट फुल कोर्ट हो जाता उस वक्त, और मैं सर आ रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिएगा। आसिफ किरमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। किरमानी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। पता नहीं आप सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, मैं ये कह रहा था सर कि जो बुनियादी मकसद है वो तो मियां नवाज शरीफ का जो ताहयात नाअहली का फैसला है सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस में, उसको रिवर्स करना है ना। और कानूनी बुनियादों पर मैंने उस फैसले पर तनकीद की हुई है, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दैट क्रिटिसिज्म के राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है और राइट ऑफ अपील भी होना चाहिए। 184(3) में बराह रास्त आपने एक शख्स को ताहयात नाअहल कर दिया, तो बुनियादी तौर पे इस तरह के चंद केसेस होंगे, नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब या चंद और केसेस। तो ये जो आप लोग तरमीम लेकर आए हैं कि 184(3) के तमाम केसेस में तमाम एग्रीव्ड पार्टीज 30 दिन के अंदर अपील कर सकती हैं, मैं कह रहा हूं कि दिस विल ओपन द फ्लड गेट्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, जिसमें ऑलरेडी हजारों की तादाद में मुकदमा तवालत का शिकार है और उनके फैसले नहीं हो रहे हैं। तो ये जो 2, 4, 5 अहम केस हैं, क्या ख्याल है कि कोई एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ले आए, उन केसेस को स्ट्राइक डाउन कर दें कि या इनसे मुतसादिम में कोई इस तरह का एक्ट ले आए, बाद में सुप्रीम कोर्ट अगर उसको समझता है कि ठीक नहीं है तो वहां पे बहस कर दें, सुप्रीम कोर्ट से इस तरह करा लें उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरिस्टर साहब शुक्रिया। मेरा ख्याल है वक्त कम है, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी सर आ रही है। मैं इस सिलसिले में सर बड़ा क्लियर हूँ कि इस मुल्क में जहां जहां भी जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, और इसकी तारीख बड़ी पुरानी है, उसका अजाला तो होना चाहिए और करना भी चाहिए। चाहे वो नवाज शरीफ का केस हो, चाहे वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी का केस हो, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हो। अब वक्त आ गया जी कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप एक शख्स को इख्तियार दे सकते हैं कि वो 23 करोड़ अवाम के मुकद्दर का फैसला करे एक सुओ मोटो के जरिए? क्या ये सुओ मोटो जोन से लिए जाते रहे माजी में? मैं बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूँ, तमाम जजेस के एहतराम के बावजूद मुझे ये कहने दीजिए कि कितने लोग हैं इस मुल्क में जिनके लिए सुओ मोटो लिए गए, जो गुर्बत से, महंगाई से, बेरोजगारी से मर गए इस मुल्क में 75 साल से, जो आज भी आटे की कतारों में लगे जहां बहक हो रहे हैं। क्या इन जिन लोगों के लिए ये मुल्क बना था, जिन लोगों के लिए जिन्हों ने ये मुल्क बनाया था, उनको तो आपने कतारों में आटे के लिए खड़ा किया हुआ है। कभी रमजान के महीने में चीनी के लिए खड़ा कर दिया जाता है। क्या ये पाकिस्तान उनका नहीं है? कितने लोगों ने सुओ मोटो लिए इन पे मुझे बताइए जरा। मुझे माफ कीजिएगा मुझे तल्ख नवाई से। However, having said that, मैं ये समझता हूँ जनाब अली कि इस मुल्क में अब वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफेद को सफेद कहा जाए। ये इस तरह काम नहीं चलेगा। और फिर देखिए कि ये जो भी मामला फरमा रहे हैं कि ये जो जुडिशियल रिफॉर्म्स का, तो ये पार्लियामेंट का फोरम है, पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो रिफॉर्म्स करे, उसको ये अवाम ने मैंडेट दिया है। और जो सुप्रीम कोर्ट जहां तक है, ये बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए जी, और हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को भी इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉ की तशरीह करती है, लॉ बनाती नहीं है। लेकिन मैं तो बड़ा क्लियर हूं कि जिन जिन लोगों के साथ इस मुल्क में आज तक ज्यादतियां की गई हैं या ज्यादतियां हुई हैं, उन सब का उनको कंपनसेशन होनी चाहिए। लेकिन क्या करेंगे आप कंपनसेशन? नवाज शरीफ के आप जो जेल में उसके जो झूठे इल्जामात के तहत उसको बंद रखा, क्या उसके वो दिन आप वापस लौटा सकेंगे? क्या शहीद सोहरवर्दी के आप जो ज्यादती उसके साथ हुई वो उसको अजाला हो जाएगा? क्या भुट्टो को दोबारा जिंदा कर सकेंगे आप?
मुझे तो ये दरअसल इस मुल्क में पोलराइजेशन इतनी हो गई और हर इदारा इतना पॉलिटिसाइज हो गया कि वहाँ हर कोई अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक चलना शुरू हो गया। तो ये तो फिर ये तो फिर एक तरह का केओस है। ये अजीब पाकिस्तान में हो रहा है। क्या इसको आप कह सकते हैं जिना का पाकिस्तान है जो बुक बाय बुक चलता था कायदे आज़म? क्या आप आज हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के लिए मुल्क बना था आज उन लोगों की इस मुल्क में कोई सुनवाई है? क्या लोगों को वक्त पर इंसाफ मिल रहा है? यहाँ लोगों के खाना खराब हो गया, लोगों का मर गए, खप गए लोग, फुटपाथ पे पैदा होते हैं लोग, फुटपाथ पे बढ़ते हैं, उन लोगों को तो कोई इंसाफ नहीं मिलता। उनको कौन इंसाफ देगा? मैं समझता हूँ कि ये ठीक हो गया आपका। मैं चाहता हूँ वक्त कम है, बैठ के इस मुल्क को पटरी पर दोबारा लाना पड़ेगा और तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे। सवाल ये है ना सर कि पटरी पर वापस कैसे लाएंगे, कैसे पटरी, ये सवाल है। पार्लियामेंट आप कहते हैं अली मोहम्मद खान साहब, पार्लियामेंट जो कुछ कर रही है वापस पटरी पर लेकर आ रही है इस मुल्क को? देखिए किरमानी साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी है, बिल्कुल उनको दर्द होगा पाकिस्तानी अवाम का, लेकिन उनकी इतला के लिए अर्ज है कि इमरान खान साहब के 3.5 साल निकाल के बाकी तो यही सारे जो इस वक्त बैठे हैं सन 85 से तो मैं देख रहा हूं इनको, यही लोग हैं। तो फिर अपने आप से आप सवाल करें, अपने आप पे आप जो है क्वेश्चन करें, आप पूछें अपने आप से कि आप सब ने मिलकर इस मुल्क के साथ किया क्या है, और जो आप लोगों ने मिलकर किया अब आप सब मिल गए एक उस शख्स के खिलाफ जो इस सारे निजाम के खिलाफ खड़ा है। सन 85 में तो इमरान खान वजीर खजाना नहीं था, न 90 में इमरान खान वजीर आजम बने थे, ना 97 में बने थे, ना अमीरुल मोमिनीन बनाने के लिए उन्होंने कानून साजी की थी। तो सारा आप लोगों का किया करा है। अब आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट को ये काम कहीं और याद नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो नोटिस के बाद अब क्लियर नजर आ रहा है कि इलेक्शन में कौम अब जाने वाली है, तो अब इलेक्शन से रोकने के लिए आपने इस तरह की कानून साजियां और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पे एक बार फिर आपने तबाजमाई की है, इस बार पार्लियामान के फोरम से की है। ये काम आपको पिछले 1 साल में याद नहीं था जब आप? ठीक हो गया अली मोहम्मद खान साहब, वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। बाकी मेहमानों का यासीन आज़ाद साहब, करमानी साहब का बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया शो देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।